हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। चलिए भाई, आज की ये छोटी सी क्लास है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्लास से आपको दो क्लासेस के स्क्रीनशॉट या दो क्लासेस के आपको नोट्स मिल जाएंगे। क्लासेस अलग अलग होगी, लेकिन स्क्रीनशॉट आपको एक ही काफी होगा। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। आज की जो क्लास है वो क्लास रहने वाली है अनुवांशिकी, बायोलॉजी की क्लास है। अनुवांशिकी वन लाइनर है, यानी कि एक एक लाइन के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाऊंगा, सिंगल सिंगल लाइन के डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इस क्लास को देखने से पहले आपको अनुवांशिकी लगभग हमारा जो प्लेलिस्ट है बायोलॉजी कंप्लीट, वहां से आपको अनुवांशिकी की लगभग 4 क्लासेस हैं, वो चारों के चारों आप क्लासेस देख के आइए। उसके बाद में इस क्लास को देखिए, आपके सारे के सारे अनुवांशिकी से संबंधित सारे डाउट क्लियर। ये जो क्लास रहने वाली है वो अनुवांशिकी की वन शॉट रिवीजन क्लास रहने वाली है। वन शॉट रिवीजन क्लास रहने वाली है। जो चीज बताने वाली होगी मैं दोबारा से फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये सभी भर्ती परीक्षाएं जैसे रेलवे हो गया, और अभी आपका आने वाला एग्जाम कौन सा है, तो अभी आपका आने वाला एग्जाम यही है, सीईटी, जिसके फॉर्म चल रहे हैं। तो भाई तैयारी शुरू कर दो। एग्जाम पैटर्न आप देख ही रहे हो क्या सिस्टम चल रहा है ना। चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, एलील क्या होते हैं? एलील या युग्म विकल्पी। एलील या युग्म विकल्पी क्या होते हैं, उस पर आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए भाई। अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, ठीक है। ठीक है, जवाब दीजिए फटाफट। एलील क्या होते हैं? तो आपको पता है एलील क्या होते हैं? विरोधी गुणों के युग्म होते हैं। किसी भी जो प्रजाति है या जो जीव है उसके विरोधी गुणों के युग्म होते हैं। जैसे विरोधी गुणों के युग्म, विरोधी गुणों के युग्म। सर युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि ये टी लंबे पौधे, ये स्मॉल टी बौने पौधे। तो ये क्या है? ये एलील्स होते हैं। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? एलील नाम दिया जाता है। पहला क्वेश्चन क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये युग्म विकल्प की जो समान विशेषताओं का नियंत्रण करते हैं, हो गया। अगला है वर्णांधता। इसको बोलते हैं वर्णांधता। वर्णांधता। अब वर्णांधता का आप संधि विच्छेद करो तो वर्ण प्लस अंधता। वर्ण का मतलब होता है कलर और इसका अंतर होता है ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता को बोला जाता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोला जाता है? कलर ब्लाइंडनेस। जो वर्णांधता होती है ना, वो आपका एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है। कैसा रोग होता है? अनुवांशिक रोग, यानी कि विरासत में मिलता है। अनुवांशिकी आगे से आगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे से आगे ये चलता जाता है वर्णांधता। साथ के साथ एक बात ये भी ध्यान रख लो कि वर्णांधता एक अनुवांशिक रोग तो है ही। इसमें होता क्या है, तो इसमें जो रोगी होता है जिसको वर्णांधता रोग होता है, वो एक तो हरे रंग में और एक लाल रंग में। कौन कौन से रंग में? हरे रंग में और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, यानी कि डिफरेंस वो नहीं बता पाता है कि ये हरा रंग है या लाल रंग है। उसको वो मिक्सचर दिखाई देते हैं। कौन सा? वर्णांधता में पूछा गया क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन का मतलब यही होता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक रोग है। हरे जो रोगी होता है वो हरे और लाल रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासवाद, अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? अनुवांशिकता की इकाई तो आपको पूछ लेता है यूनिट ऑफ जेनेटिक्स, तो आप बोल सकते हो जीन। क्या बोल सकते हो? जीन। ये वो वाली जीन नहीं है, वो फेमस हुआ था ना सॉन्ग, कौन सा था? सारी फैमिली दे कपड़े आ जाते, है ना। ये वो वाली जीन्स नहीं है, ये जीन है। क्या होता है ये? यही क्या होता है, हमें समानता और विभिन्नता के बारे में बताती है। मैंने आपको समानता और विभिन्नता बताया था कि प्रजातियों में क्या होती है, समानता और विभिन्नता होती है। अब समानता देखो, आप अपने भाई बहनों के जैसे होते हो। समानता का मतलब कि आपके भी 2 आंखें तो आपके भाई या बहन के भी 2 आंखें, आपके मम्मी या पापा के, वो चीज तो होती है सिमिलरिटी। और डिफरेंस क्या होता है कि आप दोनों बिल्कुल सेम नहीं होते। आपके माता पिता दोनों के माँ सगे बहन भाई हो तो आप दोनों बिल्कुल सेम नहीं हो। आपके माता पिता एक है लेकिन फिर भी आप में डिफरेंस है, तो वो होती है विभिन्नता।
तो ये किसके कारण होता है? ये होता है जीनों के कारण। तो अनुवांशिकता की जो एक इकाई माना जाता है उसे क्या बोलते हैं? जीन बोला जाता है। तो अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया, अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन। अनुवांशिकता को जेनेटिक्स भी बोलते हैं। विकासवाद सिद्धांत किसने दिया था? ये जय विकास से क्वेश्चन है भाई, तो विकासवाद सिद्धांत सीधा क्वेश्चन है। विकासवाद सिद्धांत किसने दिया था? तो ये सीधा याद रखना है आपको, किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। जैव विकास अपना चैप्टर हो चुका है, अच्छे ढंग से मैंने आपको पूरा डिटेलली समझा दिया था। तो जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था या विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। अब डार्विन ने क्या बातें बोली थी वो आपको आप क्लासेस में जाके देख के आइए, फिर आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम देखते हैं। ऑटोसोम या इसको बोला जाता है गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र। एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। इसको बोला जाता है कायिक सूत्र या कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र। और इसको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। अब इसको कैसे याद करोगे? ऑटोसोम का मतलब लिंगी गुणसूत्रों को छोड़कर अपने ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मानव शरीर में? 46। अगर मैं जोड़े की बात करूं तो 23 जोड़ी कह सकता हूं। हाँ जी सर कह सकते हो। अगर मैं इस 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्रों को विभाजन करूं तो मुझे क्या प्राप्त होते हैं? 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस एक्स वाई। अब ये 44 और ये एक्स एक्स, तो ये किसका है? ये मादा का या फीमेल का? ये 44 और ये एक्स वाई नर का। तो मेरा कहने का मतलब है ये जो आपके 44 गुणसूत्र हैं इसे बोला जाता है कायिक गुणसूत्र। कौन सा गुणसूत्र? कायिक गुणसूत्र। ये लैंगिक जनन में भाग नहीं लेते या इनका लैंगिक जनन से रिलेशन है वो नहीं होता। ये शरीर के कायिक गुण कायिक भागों में भाग लेते हैं या कायिक कार्यों में काम आते हैं। ठीक है, तो ये नर और मादा में दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? नर और मादा में समान होते हैं। और जो आपके लैंगिक गुणसूत्र है या जो लिंग गुणसूत्र है वो नर व मादा में अलग अलग होते हैं। नर में होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कायिक गुणसूत्र की परिभाषा अगर पूछे तो क्या कह दोगे? लिंगी गुणसूत्रों को छोड़कर अन्य गुणसूत्र। लिंगी गुणसूत्रों को छोड़कर अन्य गुणसूत्र आपके क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। ये भी आपका क्लियर हो गया। सर्वप्रथम गुणसूत्र की खोज किसने की थी? सबसे पहले गुणसूत्र की खोज किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट बात है। सर्वप्रथम गुणसूत्र की जो खोज है वो एक वैज्ञानिक है हेनकिंग। क्या नाम है इनका? हेनकिंग नाम है। क्या नाम है? हेनकिंग नाम है भाई। नाम याद रखना है हेनकिंग। कॉपी पेन साथ में लेके बैठो ताकि आप साथ के साथ ये नोट डाउन करते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कॉपी पेन साथ में लेके बैठोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम गुणसूत्र का जो खोज की थी वो किसने की थी? हेनकिंग ने की थी। किसने की थी? हेनकिंग ने की थी। इस तरीके से आप पढ़ते जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, चीजें याद होती रहेंगी। स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है। अगला बात करते हैं, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को क्या कहते हैं? कैंसर, ये एक बहुत ही भयानक बीमारी होती है कैंसर। ठीक है, इसमें होता क्या है वास्तव में? कैंसर में क्या होता है? अनियमित सेल डिवीजन होता है या अनियमित कोशिका विभाजन। अनियमित कह सकते हो या अनियंत्रित कह सकते हो। कोशिका विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? कोशिका विभाजन। याद करो, जब मैंने आपको कोशिका विभाजन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका से जब दो कोशिकाएं बनती हैं इसको बोला जाता है कोशिका विभाजन। तो इसमें कितना समय लगता है? तो इसमें प्यारे बच्चों समय लगता है आपका 24 घंटे। कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। लेकिन कैंसर में क्या होता है? ये 24 घंटे की बजाय मिनटों में होने लग जाता है ये काम। वैसे नॉर्मल सेल डिवीजन में 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन जब किसी को कैंसर का बीमारी हो जाती है तो उसका ये जो सेल डिवीजन है वो बहुत ही कम समय में, मिनटों में
5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, इस तरह से क्या होता है, शरीर के अंदर ट्यूमर बनने लग जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी भी एक ऑर्गन पर सेल डिवीजन होना शुरू हो गया, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से अबुद्ध बनने लग जाएंगे, ट्यूमर बनने लग जाएंगे, जिसको एक बाद में ये चीजें बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, और ये एक कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है, तो कैंसर का आपको पता लग गया। अब कैंसर का जो अध्ययन है उसे क्या बोलते हैं, कैंसर का अध्ययन को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी। और इसके बाद में जो कैंसर का डॉक्टर होता है, जो कैंसर का डॉक्टर होता है उसे बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी और कैंसर के डॉक्टर को क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजिस्ट। अब मेन बात क्या है, कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को क्या नाम दिया जाता है, जो कैंसर उत्पन्न करते हैं तो उसके जीन को क्या नाम दिया जाता है, उनके जीन का नाम होता है प्यारे बच्चों ऑन्कोजिन। क्या नाम होता है, ऑन्कोजिन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। तो कैंसर के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, तो ऑन्कोजिन होता है। कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, ऑन्कोजिन होता है। कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, ऑन्कोजिन होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। अब अपने कैंसर की भी बातें आपको समझ में आ गई, फटाफट रिवीजन क्लास आई आपकी। आप बोलोगे सर पूरा डिटेल से करो, क्योंकि डिटेल से मैं आपको करवा चुका हूं, पूरा डिटेल से मैं आपको करवा चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक डिपार्टमेंट किस तकनीक का उपयोग करता है, देखा है कभी फिल्मों में, डॉक्टर शाहरुख के या और भी फिल्में, तो फोरेंसिक लैब होती है, वहां पर छोटे छोटे सिम्टम या सैंपल लिए जाते हैं, सिम्टम नहीं सॉरी सैंपल लिए जाते हैं। तो वो कौन सी तकनीक होती है, तो वो होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, याद रखना है, फिंगर प्रिंटिंग। मतलब क्या है इस बात का, कि हमारा जो डीएनए है ना वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ मैच नहीं करता। हमारे जो डीएनए का अनुक्रम है, वो डीएनए का पूरा अनुक्रम है, नाइट्रोजन क्षार का, जीन का पूरा जो सिस्टम अनुक्रम है, वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ मैच नहीं करता। ठीक है, अब हमारे शरीर में डीएनए किस किस भाग में पाया जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। रक्त में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, त्वचा में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, बाल में पाया जाता है, अस्थि में पाया जाता है, स्पर्म सीमेन में पाया जाता है। तो जब मान लीजिए कोई क्राइम होता है तो वहां पर जो अपराधी होता है उनके सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, शायद ब्लड का सैंपल मिल जाए, उसके लार का सैंपल मिल जाए, उसकी स्किन का सैंपल मिल जाए, उसके नाखून का सैंपल मिल जाए, उसके बाल का सैंपल मिल जाए, उसकी अस्थि का सैंपल मिल जाए, या उसके सीमेन का सैंपल मिल जाए। इन सैंपल से उसके डीएनए की पहचान की जाती है, यानी कि डीएनए, एक आदमी का एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, उसके पूरे ब्रह्मांड में किसी के साथ उसका डीएनए है वो मैच नहीं करता। तो इसी प्रकार से अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग किस तकनीक का उपयोग करता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। साथ ही साथ आपने एक चीज और देखा होगा, रियल लाइफ में तो बहुत कम देखा जाता है, फिल्मों में ही देखते थे कि कई बार हॉस्पिटलों में क्या होता है, बच्चे एक्सचेंज हो जाते थे, हॉस्पिटलों में बच्चे एक्सचेंज हो जाते थे, वो कहता कि नहीं लड़का हुआ है, वो कहता नहीं लड़की हुई है, तो उस चीज को, वो मामला कोर्ट में चला जाता था, फिल्मों की बात कर रहा हूं, वो मामला कोर्ट में चला जाता और कोर्ट आदेश देता कि आप इनका डीएनए टेस्ट करवाइए। क्या टेस्ट करवाइए, डीएनए टेस्ट करवाइए। वहां से जो रिपोर्ट आती थी वो फाइनल रिपोर्ट होती थी, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एक सटीक इंफॉर्मेशन माना जाता है। तो इससे आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, और हो सकता है वो आपका जो मैंने अभी आपको बताया है बच्चों वाला कंसेप्ट, वो आपको भी वो पूछ सकता है कंसेप्ट देखकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की थी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जो खोज है वो की थी कॉर्नबर्ग ने। किसने की थी, कॉर्नबर्ग। अब डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम होता है, ये जब अनुलेखन की अभिक्रिया होती है तो उसमें काम आता है। ठीक है, इसकी मैं पूरी विस्तृत आपको आनुवंशिकता में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की कॉर्नबर्ग। उत्परिवर्तन क्या होता है, डीएनए में हुए आकस्मिक परिवर्तन। उत्परिवर्तन
की दो तीन परिभाषाएं हैं। एक तो कह सकते हो कि आकस्मिक हुए परिवर्तन, आकस्मिक या अचानक हुए परिवर्तन, अचानक हुए परिवर्तन वो क्या होंगे, उत्परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, उत्परिवर्तन होते हैं। अब ये होगा किसमें, डीएनए में होगा। किसमें होगा, डीएनए में। डीएनए में उत्परिवर्तन होगा तो डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। ठीक है, डीएनए की क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। अब ये डीएनए की स्ट्रक्चर चेंज हुई आगे हर पीढ़ी में जाएगी, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे चलती जाएगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है, डीएनए में हुए आकस्मिक परिवर्तन को बोला जाता है उत्परिवर्तन। और यही एक इसकी परिभाषा और है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन। जीन के भीतर क्या होता है, डीएनए होते हैं, तो उसके अनुक्रम के आधार में परिवर्तन हो जाए, यानी कि डीएनए की संरचना में परिवर्तन हो जाए, या उसके अनुक्रम में परिवर्तन हो जाए, या उसके स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाए, कुछ भी उसमें डीएनए में अगर चेंज हो गया या जीन के अंदर कोई परिवर्तन हो गया तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, उत्परिवर्तन की कैटेगरी में आएगा। और ये परिवर्तन कैसा होगा, अचानक या आकस्मिक होगा, तो उसको बोला जाता है उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, मेंडल ने कितने नियम दिए भाई, आनुवंशिकता से संबंधित मेंडल ने कितने नियम दिए। सर ये क्या बच्चों वाली बातें पूछ रहे हो ना, हमें तो पता है मेंडल ने 3 नियम दिए थे। हम ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन सा नियम दिया था। एक तो प्रभाविता का नियम दिया था, ठीक है, एक पृथक्करण का नियम दिया था, ठीक है, और एक दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सर हम ये भी बता सकते हैं कि मेंडल के अपवाद भी थे, मेंडल नियम के अपवाद भी थे। कौन कौन से, अपूर्ण प्रभाविता, कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, कौन सा, सह प्रभाविता, ये इसके अपवाद भी थे, किसके, मेंडल के नियम के। और मेंडल ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। सर आपने पढ़ाया, हमें याद ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया मैंने आपको। मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया, सभी बच्चों को ध्यान है मटर, सभी बच्चों को ध्यान है मटर। लेकिन 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 आरपीएससी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या पूछा था कि मटर, मेंडल ने मटर का पौधा, यानी कि ये नहीं पूछा, क्या पूछा था कि मेंडल ने पाइसम स्टाइवम का पौधा क्यों लिया, इसका, पाइसम स्टाइवम। इसका मतलब क्या हुआ कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम स्टाइवम। तो अब एग्जामिनर आपसे ये कभी नहीं पूछता कि मेंडल ने कौन सा पौधा लिया। चौथी क्लास के बच्चे को पता है मटर के पौधे को लिया था, चौथी क्लास के बच्चे को ये बात पता है ना। लेकिन इसमें एग्जाम का ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब एग्जाम का क्वेश्चन यही है, लेकिन अब इसने थोड़ा क्वेश्चन को हार्ड बनाकर ये बता दिया कि मेंडल ने कौन से पौधे का प्रयोग किया, वहां पर मटर ऑप्शन में ही नहीं होता। तो फिर सर क्या ऑप्शन में होता है, ऑप्शन में होता है पाइसम स्टाइवम। क्या होता है, पाइसम स्टाइवम। तो फिर मुझसे पूछा कि पाइसम स्टाइवम को क्यों उपयोग में लिया, ठीक है, तो ये कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन, तो आप बता सकते हो आराम से कि सर मेंडल के पौधे से, जो सॉरी मटर के पौधे से या पाइसम स्टाइवम के पौधे से हम एक साल में 2 या 3 से भी ज्यादा पीढ़ियां प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसमें विभिन्नताएं ज्यादा होती हैं, लंबे पौधे, बोने पौधे, ठीक है। उसके बाद में इसके साथ विप्रयासी लक्षण थे, यानी कि उसके अंदर लक्षणों की विभिन्नताएं बहुत थी, तने की लंबाई, फूलों की आकृति, बीज की आकृति, बीज का रंग, वो सारी बातें आपको सातों के सातों आपको पता है। तो वो आपको कितनी बातें थी, 7 बातें थी, वो सातों के सातों आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक है। एक क्वेश्चन से कितनी बातें आपको बता देना। तो मटर का वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना, क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है, पाइसम स्टाइवम। चलिए अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक तंतु गुच्छ से आरएनए में आनुवंशिक सूचना का प्रतिरूपण क्या कहलाता है, अनुलेखन। क्या कहलाता है, अनुलेखन कहलाता है। ये क्या कहना चाहता है कि डीएनए से किसी सूचना को आरएनए में भेजा जाता है, या डीएनए से आरएनए बनाया जाता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है
अनुलेखन क्या बोला जाता है? अनुलेखन बोला जाता है। पूछा गया क्वेश्चन कि डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन, अगर थोड़ा सा टफ बना के क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ बनाएगा तो आपको ये बोल सकता है कि डीएनए के एक तंतुगुच्छ यानी कि सिंगल तंतुगुच्छ से आरएनए के आनुवंशिक सूचना का प्रतिरूपण क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है। चलिए, कौन सा पदार्थ एक जीन का निर्माण करता है? यानी कि अगर हम डीएनए बनाएं तो हमें कौन सा एक पदार्थ चाहिए? अगर हम डीएनए बनाएं तो हमें चाहिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या चाहिए? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोटाइड से। किससे? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बनता है? न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोटाइड है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड से और फास्फेट समूह से। किससे? न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट समूह से, है ना। अब न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार से। पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार से, ये मैं आपको करवा चुका हूं। तो पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट समूह मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 1 2 3 4 बहुत से अणु मिलकर बनाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और यही एक डीएनए की इस प्रकार का एक संरचना बनती है, और यही क्या हो गया? जीन का निर्माण। तो डीएनए क्या पूछा है? कौन सा एक पदार्थ जीन का निर्माण करता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। डीएनए की मात्रा को किस में मापा जाता है? डीएनए की मात्रा को किस में मापा जाता है? बता दो फटाफट। डीएनए की मात्रा को किस में मापा जाता है? बता दो फटाफट। पिकोग्राम में। किस में मापा जाता है? पिकोग्राम में। किस में मापा जाता है? पिकोग्राम में। किस में मापा जाता है? पिकोग्राम में। किसको मापा जाता है? डीएनए की मात्रा को। बस इस तरीके से चीजें फटाफट याद करते चलो। दिक्कत कहां पे आ रही है? रिवीजन क्लास है ये। आप सोचोगे सर डिटेल से करवा चुका हूं मैं इसको डिटेल से। रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, फटाफट वन लाइनर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोर मत होना भाई, सेशंस को बना के रखो। अभी तो 20 मिनट ही हुए हैं क्लास को चलते हुए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था हुगो डी ब्रिज ने सिद्धांत दिया था। किसके बारे में? उत्परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में? उत्परिवर्तन के बारे में। डीएनए अभियांत्रिकी शब्द प्रयोग किसने किया? डीएनए अभियांत्रिकी। डीएनए अभियांत्रिकी शब्द का उपयोग किसने किया? तो वो किया था एससी पाल। कौन सा पाल? एससी पाल। एससी को पाल लो, आप डीएनए अभियांत्रिकी कर लोगे, है ना। एससी को पाल लो, डीएनए अभियांत्रिकी आपकी हो जाएगी। किसको पाल लो? एससी को पाल लो और डीएनए अभियांत्रिकी आपकी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस पे? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूरजमुखी का कुल कौन सा है? कुल किसका? सूरजमुखी का। किसका? सूरजमुखी का। पूछा गया क्वेश्चन। सूरजमुखी का कुल होता है कंपोजिटी। कौन सा जिटी? कंपोजिटी। कौन सा जिटी? कंपोजिटी। कंपोजिटी कुल सूरजमुखी का कुल होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे लंबे गुणसूत्र, सबसे लंबे गुणसूत्र किसमें होते हैं भाई? तो ये होते हैं आपके ट्राइलियम में। किसमें होते हैं? ट्राइलियम में, है ना। किसमें होते हैं? ट्राइलियम में सबसे लंबे गुणसूत्र है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? यानी कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानसन। 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 जीन जोहानसन। जीन जोहानसन। जैसे जीन जैसे जोहानसन। जैसे जीन जैसे जोहानसन। इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करके पढ़ोगे तो और मजा आएगा। ठीक है, फटाफट रिवाइज करते चलो, बोर नहीं होना है। फटाफट रिवाइज करते चलो, फटाफट, दिक्कत नहीं आएगी कोई भी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है? मेंडल का अपवाद क्या है? तो मेंडल का अपवाद है लिंकेज। लिंकेज मेंडल के नियमों का अपवाद है या मेंडल के प्रयोगों का अपवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? हेरिडिटी शब्द, कौन सा? हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया था स्पेंसर ने स्पेंसर, स्पेंसर ने स्पेंसर, स्पेंसर ने स्पेंसर ने किया था। ठीक है, जीवधारी का आनुवंशिक संगठन क्या कहलाता है? जीनोटाइप। जीवधारी का आनुवंशिक संगठन क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप। अब मैं आपको जीनोटाइप समझाने का प्रयास करता हूं, अब मैं आपको जीनोटाइप शब्द को समझाने का प्रयास करता हूं, इसको जीनोटाइप को। चलिए जीनोटाइप समझते हैं कि जीनोटाइप होता क्या है। चलिए फटाफट फटाफट देखो, जीनोटाइप का मतलब क्या है। मेंडल ने क्या किया था? एक प्रयोग किया था, टीटी टीटी। ठीक है, फटाफट करो, आप भी फटाफट इसको करो। ऐसे ही किया, इन दोनों का क्रॉस करवाया, टी टी, इसका क्रॉस करवाया, टी और टी। अब अगली बार उसने क्या किया? एक ये टी लिया, एक ये, यानी कि F2PD में लिया। फिर इनका युग्मक जनन हुआ, तो टी 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 टी। इस टी को इस टी को इस टी को इनका आपस में जनन करवाया, तो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। अब देखो, ये भी पौधा लंबा है, ये भी पौधा लंबा है, ये भी लंबा है और ये है बोना। ये तीनों क्या हुए आपके? लंबे, और ये क्या हुआ? बोना। सर इतनी बात तो हमें समझ में, अब ये आपको कैसे पता चला? सर ये तो हम पौधे को देख रहे थे, तो ये पौधा भी हमें लंबा प्राप्त हुआ, ये भी लंबा हुआ, ये भी लंबा हुआ, ये तो हमें पौधे लंबे प्राप्त हो गए। ये सर देखने में बोना लग रहा था, तो ये आपने सिर्फ उसके लक्षण देखे हैं। क्या देखे हैं? लक्षण देखे हैं। तो इस प्रकार की चीज को बोलते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। क्या बोलते हैं? तो लक्षण प्रारूप अपने पास क्या आ गया? 3:1, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। लेकिन अब ये कहा कि सर ये तो शुद्ध लंबा है। क्या है? शुद्ध लंबा। ये क्या है सर? अशुद्ध लंबा है। ये क्या है? अशुद्ध लंबा। ये क्या है? अशुद्ध लंबा। ये भी सर अशुद्ध लंबा, और ये है शुद्ध बोना। तो शुद्ध लंबे कितने? 1, अशुद्ध लंबे कितने? 2, और शुद्ध बोने 1। तो ये आपको उनके आपने क्या देखा? इनके जीनों को देखा है। तो जीनों के संगठन, जीवधारी का आनुवंशिक संगठन ही आपका क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। तो ये आपका हो गया जीनोटाइप। क्या हो गया? जीनोटाइप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहली पीढ़ी F1 होती है, दूसरी F2 होती है ना, वो सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। चलिए आगे चलते हैं। अब लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है, तो लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र का सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, उस पर थोड़ी सी अपनी चर्चा कर लेते हैं। लिंग निर्धारण के लिए, तो लिंग निर्धारण के लिए सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो एक वैज्ञानिक का नाम है विल्सन वे और स्टीवेंस। स्टीवेंस ने लिंग निर्धारण पर काम किया था। ठीक है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अगला है जीन संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन संकल्पना संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी आपके सट्टन ने। किसने? सट्टन ने। इस तरीके से चीजें याद रखो। पुरुष में पुरुषत्व का गुणसूत्रीय संयोजन क्या होता है? यानी कि पुरुष में पुरुष होने के लिए कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो एक्स वाई। पुरुष में पुरुषत्व का गुणसूत्रीय संयोजन क्या होता है? तो एक्स वाई होता है। यानी कि एक लिंग गुणसूत्र उसका एक्स होता है और एक लिंग गुणसूत्र उसका वाई होता है। अगर महिला में पूछे तो एक्स एक्स होता है, अगर महिला में पूछे तो एक्स एक्स, और नर में पूछे तो एक्स वाई। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? सबसे पहले कृत्रिम जीन को किसने बनाया था? सबसे पहले कृत्रिम जीन को बनाया था हमारे भारतीय वैज्ञानिक। हमारे एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन।
हरगोविंद खुराना। और इन्होंने ही अनुवांशिक कूट की भी खोज इन्होंने ही की थी। किसकी खोज की थी इन्होंने? साथ के साथ आप इनकी एक बात और याद रखो, अनुवांशिक कूट, अनुवांशिक कूट के बारे में भी बताया था। अनुवांशिक कूट या अनुवांशिक कूट का एक नाम और होता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में भी इन्होंने ही बताया था। ठीक है, अगली बात, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है को प्रमाणित किसने किया था? यानी कि डीएनए क्या है? एक अनुवांशिक पदार्थ है। इस बात को प्रमाणित किसने किया था? तो वो किया था ग्रिफिथ ने। किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। ये बातें जब मैं आपको 12th की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, डीएनए वाला टॉपिक, तो उसको पूरा आपको डिटेल से समझाऊंगा, पूरा फुली डिटेल से। ठीक है, वो भी डिजिटल बोर्ड के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फटाफट रिवीजन करना, बस कुछ नहीं है। एक लगभग 40 मिनट की क्लास में, 35 मिनट की क्लास में आपका पूरा अनुवांशिकी का चैप्टर होने वाला है। तो आपको मैं यही कहूंगा, पहले आप उस क्लास को देखकर जरूर आना। सीधा क्लास को देखोगे तो देखो प्यारे बच्चों कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं ऐसे कह दूं हाँ आपको सारे क्लियर हो जाएगा। ये तो रिवीजन क्लास है, ये तो रिवीजन क्लास है जो मैं आपको फटाफट करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आगे चलते हैं। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व। तो जिम्नोस्पर्म पादप कौन से होते हैं? इनको जिम्नोस्पर्म का एक और नाम होता है अनावृत बीजी। क्या बोला जाता है इनको? अनावृत बीजी या नग्न बीजी, या नग्न बीजी। मतलब इनके बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता, बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता, बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता, बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसका आर्थिक महत्व क्या है? इससे हमें रेजिन प्राप्त होता है, भोजन प्राप्त होता है, वाष्पीय तेल के रूप में इससे हमें चीजें प्राप्त होती है, बस। ठीक है, नर के सहायक जनन अंगों का परिवर्धन, परिपक्वन व क्रियाओं का नियम कौन से हार्मोन द्वारा आता है? तो एंड्रोजन। कौन सा? एंड्रोजन, सॉरी एंड्रोजन नहीं है, हाँ एंड्रोजन, ये भी एंड्रोजन हार्मोन द्वारा पुरुष के जो सहायक अंग होते हैं उनमें परिवर्धन होता है, उनका परिपक्वन होता है। ठीक है, वो सारी बातें एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं नरजनन तंत्र। उसके बाद में गुणसूत्र पर निरंतर स्थान बदलने वाले जीव कहलाते हैं जंपिंग जीन। सॉरी ये जीव नहीं है, यहां पर जीन आना था। गुणसूत्र पर निरंतर स्थान बदलने वाले। अब मान लीजिए ये कोई गुणसूत्र है, ठीक है, और इस पर एक जीन पहले यहां गया, बाद में यहां गया, बाद में यहां गया। इस प्रकार के जीन को क्या बोला जाता है? इस प्रकार को जीन को जंपिंग जीन बोला जाता है। इस प्रकार के जीनों को क्या बोला जाता है? इस प्रकार के जीनों को जंपिंग जीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जंपिंग जीन बोला जाता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। चिंपैंजी में गुणसूत्र कितने होते हैं? चिंपैंजी हमारे से थोड़ा सा एडवांस है, बस हमारे में 23 जोड़ी होते हैं, मानव में 23 जोड़ी होते हैं, चिंपैंजी में 24 कर लो, है ना? चिंपैंजी में 24 करो। याद हो तो मैंने आपको मैंने ना एक क्लास बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कुछ विचित्रताएं बताई थी कि कौन ज्यादा बुद्धिमान होता है, ये सारी बातें बताई थी। लेकिन वो क्लास ना क्रैश हो गई थी किसी वजह से। ठीक है, तो वो क्लास आपको दे नहीं पाई, रिकॉर्ड तो की थी लेकिन दे नहीं पाई। तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि चिंपैंजी ना सबसे बुद्धिमान मतलब जीव माना जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो 24 गुणसूत्र किसमें होते हैं? 24 जोड़ी, सॉरी 24 गुणसूत्र नहीं है, ये 24 जोड़ी है। मानव में 23 जोड़ी, चिंपैंजी में 24 जोड़ी। ये भी आप याद रख सकते हो। अगला, स्त्रियों में कौन सा हार्मोन स्टेरॉइड नहीं होता? स्टेरॉइड नहीं होता, यानी कि इस बात से एक बात तो हमें पता लग रही कि हार्मोन मुख्यतः क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन्स जो बने होते हैं वो स्टेरॉइड होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरॉइड होते हैं। सर जैसे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, हाँ वैसे ही। जैसे एंजाइम किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। उसी प्रकार जो हार्मोन होते हैं वो आपके स्टेरॉइड के बने होते हैं। और स्टेरॉइड आपको पता है वसा का जटिल रूप होता है, वसा का जटिल रूप होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो जो स्टेरॉइड वाली मेडिसिन खाते हैं ना तो उनको मोटापा जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि स्टेरॉइड एक मेडिसिन वसा ही तो है। तो स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो मोस्टली स्टेरॉइड होते हैं। लेकिन इसने बोला है कि स्त्रियों के अंदर एक हार्मोन ऐसा है,
स्त्रियों के अंदर एक हार्मोन ऐसा है जो स्टेरॉइड नहीं होता, तो उस हार्मोन का नाम होता है रिलैक्सिन। क्या नाम होता है? रिलैक्सिन नाम होता है। कौन क्या नाम होता है? रिलैक्सिन। क्या नाम होता है? रिलैक्सिन होता है। ये भी आपको याद रखना है। सभी मार्कर में इंक खत्म होने वाली है, सभी मार्कर चेंज कर रहा हूं मैं, क्लास खत्म होने के बाद में देखेंगे, पहले ध्यान नहीं दिया इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए, अविकसित बच्चों को जन्म देने वाला प्राणी कौन सा होता है? तो वो होता है आपका कंगारू। कंगारू अपने अविकसित बच्चों को जन्म दे देता है। बच्चे विकसित नहीं होते फिर ही उसको जन्म दे देता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है भाई? पुरुष के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पुरुषों के द्वारा होता है। चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। समाज में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि अगर किसी महिला के या किसी मादा के लड़की या लड़का होता है तो उसकी जिम्मेदार मादा होती है, तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मान लीजिए ये है मादा और ये है नर। 44 गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र, इनको बोले जाते हैं ऑटोसोम, यानी कि कायिक गुणसूत्र दोनों में सेम, प्लस एक्स एक्स, इसको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम, और नर में होते हैं एक्स वाई। ठीक है। जब इनका होता है, क्या होता है? युग्मक जनन, यानी कि युग्मक जनन में कौन सा विभाजन होता है? यहां पर हो रहा है युग्मक जनन, तो इसमें कौन सा विभाजन होता है? इसमें होता है सर अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। तो यहां पर क्या आते हैं? 22 22, यहां पर भी क्या आ गए? ये 44 आधे आधे हो गए ना, 22 22 हो गए। ठीक है। अब इधर आ गया x, इधर भी x, इधर x, इधर y। ये एक ओवम बन गया, ये एक ओवम बन गया, ये एक स्पर्म बन गया और ये एक स्पर्म बन गया। अब हुआ इंटरकोर्स या संकरण, तो ये इसके साथ मिलेगा, क्या बनेगा? 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है सर, ये इसके साथ भी तो मिल भी सकता है, पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये क्या बनेगा? 22 और 22 44, 44 प्लस एक्स 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 और वाई। इधर ये बात करें तो ये 44 प्लस एक्स एक्स, और इधर बात करें तो 44 प्लस एक्स। तो ध्यान दो कौन जिम्मेदार हो रहा है? एक्स एक्स, यानी कि ये क्या हुई? मादा, ये नर, ये मादा, ये नर। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो नर होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष के द्वारा होता है। चलो साथ के साथ ये बता दो कि निषेचन कहां पे होता है? मानव शरीर में निषेचन कहां पर होता है? तो मानव शरीर में जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? शरीर के अंदर। अगर युग्मकों का निषेचन शरीर के अंदर होता है, प्राणी के शरीर के अंदर होता है, तो उसे बोला जाता है आंतरिक निषेचन। अगर निषेचन की प्रक्रिया, अगर शुक्राणु और अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु का जब संलयन होता है, फ्यूजन होता है, तो उसको बोला जाता है निषेचन। क्या बोला जाता है? निषेचन बोला जाता है। ठीक है। तो दोबारा से सुनो, ये है अंडाणु, ये है शुक्राणु, इनको बोला जाता है युग्मक। दोनों को क्या बोला जाता है? युग्मक बोला जाता है। ये अंडाणु और ये शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो इस संरचना को बोला जाता है युग्मनज या जाइगोट। ठीक है। अब ये प्रक्रिया यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का अगर संलयन होता है, अगर शरीर के अंदर होता है, प्राणी शरीर के अंदर होता है, तो उसे बोला जाता है आंतरिक निषेचन। प्राणी शरीर के अंदर होता है तो आंतरिक निषेचन, और प्राणी शरीर के बाहर होता है तो उसे बोला जाता है बाह्य निषेचन। तो मानव में निषेचन कहां पे होता है? शरीर के अंदर। किसके शरीर के अंदर? तो मादा शरीर के अंदर। किसके शरीर के अंदर? मादा शरीर के अंदर। मादा शरीर के अंदर कौन से भाग में? तो मादा शरीर के एक भाग होता है फैलोपियन ट्यूब। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब। कहां पर? फैलोपियन ट्यूब। इसको अंडवाहिनी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंडवाहिनी भी बोला जाता है, डिंब वाहिनी भी बोला जाता है, डिंब वाहिनी भी बोला जाता है। ठीक है। 3 नाम होते हैं, 3 नाम से किसी से भी वो क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है। चलिए, मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। अंडाणु में शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। स्त्रियों में नसबंदी, अगर स्त्रियों में नसबंदी करवाए तो उसको क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी। क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टोमी।
टॉमी। और अगर साथ के साथ याद कर लो, नर में नसबंदी करवाए, यानी कि अगर महिला नसबंदी करवाए तो उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, और अगर पुरुष नसबंदी करवाए तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वॉसेक्टोमी। क्या बोला जाता है? वॉसेक्टोमी। वॉसेक्टोमी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मानव शरीर की कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन या पुनर्योगज की क्षमता होती है? यानी कि सीधी सीधी ये बात कह रहा है कि मानव शरीर का ऐसी कौन सी कोशिका है, या मानव शरीर की कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनरुद्भवन की, यानी कि दोबारा बनने की क्षमता, या सबसे कम कोशिका विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में? मस्तिष्क की कोशिकाओं में, जिसे आप बोलते हो तंत्रिका कोशिका। क्या बोलते हो? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के अंदर कम कोशिका विभाजन, कम कोशिका विभाजन, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनरुद्भवन की क्षमता, पुनर्योगज की क्षमता भी सबसे कम, लेकिन सबसे लंबा जीवन काल, सबसे लंबा जीवन काल होता है इसका। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे? एक चीज बताता हूं आपको, नशा करना बहुत बुरी बात है, सभी को पता है, और नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, फिर भी वो ड्रिंक करना छोड़ देते हैं, ड्रिंक करना छोड़ देते हैं। तो ऐसा संभव कैसे? तो उसका रीजन ये होता है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं ना, तो उनके वो ड्रिंक होती है वो लिवर पर असर करती है। कहां पर असर करती है? लिवर पर असर करती है। मैं सिर्फ समझाने के टारगेट से बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि ड्रिंक पीना शुरू कर दो, ठीक है, उससे मेरा कोई मोटिव नहीं है। तो होता क्या है, जो ड्रिंक होती है, जो शराब होती है, वो लिवर पर इफेक्ट करती है, और लिवर या यकृत हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, कि वो बहुत जल्दी खुद को रिकवर कर लेता है। यानी कि अगर लिवर 30% सही है, 70% खराब है, तो अगर आप प्रॉपर मेडिसिन लोगे, प्रॉपर चीजों का ध्यान रखोगे, तो आप रिकवर कर लोगे। ठीक है, तो बंदा उस चीज से बाहर आ सकता है। लेकिन जो मेडिकल नशे होते हैं या जो बहुत महंगे टाइप नशे होते हैं, उसको में क्या होता है, वो सीधा सीधा डायरेक्ट जाकर ब्लड के थ्रू माइंड पर इफेक्ट करता है, सॉरी ब्रेन पर इफेक्ट करता है। इस पर ब्रेन पर, और ब्रेन की सेल को डैमेज करता है, और उसके अंदर क्या होता है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती नहीं है, तो बंदा उसको रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके अंदर क्षमता ही नहीं है रिकवर करने की, तो वो रिकवर करेगा कैसे? है ना? इस प्रकार से चीजें आप याद कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। रक्त के जमने में कौन सा तत्व का महत्वपूर्ण योगदान होता है भाई? तो रक्त के जमने में कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता। उसके बाद में सागरीय खरपतवार शैवाल का मुख्य स्रोत होता है। सागर के किनारे जो खरपतवार होती है वो शैवाल का मुख्य स्रोत होते हैं। अब इससे संबंधित अपने एक छोटा सा टॉपिक और बनेगा, इस क्लास से संबंधित नहीं है, वैसे अलग से, जिसमें रोग व उपचार में जितने भी रोग होते हैं, ये क्लास में मैं आपको सारे रोग करवा दूंगा। एक मैराथन क्लास लूंगा जिसमें मैं जितने भी रोग होते हैं शरीर में, चाहे वो अनुवांशिक है, मेंडलिया है, या जेनेटिक्स है, जन्मजात है, उपार्जित है, और किसी चीज की कमी से हैं, किसी के नुकसान से हैं, वो सारे के सारे जितने भी रोग हैं वो आपको 1 या 2 क्लास से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे भी मुझे समय मिलेगा उसकी एक 1 शॉर्ट क्लास में आपको 1 लाइनर में और प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ये अपनी अनुवांशिकता की 1 शॉर्ट क्लास होती है कंप्लीट। इसमें मैंने आपको बहुत से कॉन्सेप्ट करवाने का प्रयास, बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने का प्रयास किया है। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का धन्यवाद।